हेलो एंड वेलकम। सिनेमा की भीड़ में हर किसी की अपनी डफली है, अपना राग है। शुक्र मनाइए, कोई तो है जिसकी हर कहानी मुल्क का आईना है, हर किस्सा एक चिराग है। जाति, धर्म, हिंसा, अपराध जैसे समाज का हर पर्दा खोल देते हैं। जो जुबान से नहीं कह सकते, सिनेमा से बोल देते हैं। हर कहानी में लगता है कि ये हमारा ही समाज है, हमारा ही मोहल्ला, हमारा ही घर है। तेवर में थोड़े थोड़े दुष्यंत, थोड़े थोड़े दिनकर हैं। लेकिन आज वो अकेले नहीं है। आज स्टूडियो में डबल धमाल है। उनके साथ एक एक्ट्रेस बेमिसाल हैं, अदाकारी कमाल है, घुंघराले बाल हैं, मिस इंडिया जैसी चाल है। फिल्मी दुनिया में तो जलवा है, जलाल है। जो कहती हैं सिर्फ मनोरंजन नहीं, फिल्मों से संदेश देना भी हमारा फर्ज है। सही को सही, गलत को गलत कह देने में भाई आखिर क्या हर्ज है। सुपरहिट की लिस्ट में उनकी फिल्में बहुत सारी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रोलर्स को भी वो बहुत प्यारी हैं। विरोध होता है तो कहती हैं हम बॉयकॉट से नहीं डरते। लोगों को लगता है थोड़ी क्रांतिकारी हैं, और क्रांतिकारी सैंडर्स या स्कॉट से नहीं डरते। जिन्होंने फिल्मों से नारी शक्ति को बताया है, नो मीन्स नो, पूरी दुनिया को सिखाया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सिनेमा के दो सुपरस्टार्स, बेहतरीन डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा और द ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। थैंक यू। आज के पैनल के बाद तो मेरे को सिविल सर्विसेज में ले जाना चाहिए। मुझे लगता है इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि सोना कसौटी में कसे जाने पे कांपता है। हाँ। सोना भी, और आप लोग हरे सोने हैं। यहाँ कसौटियां तैयार हैं। आज मुझको देखना है कि कौन कांपता है और कौन नहीं। ये जो 5 एडिटर्स हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। लेकिन सबसे पहले तापसी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप मैनेजमेंट की तैयारी भी कर चुकी हैं, कथक, भरतनाट्यम ये आपको आते हैं, आप बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं, स्क्वाश खेलती हैं, क्रिकेट भी आने लगी और एथलेटिक्स की तो आप चैंपियन हैं। ये मॉडल रही हैं, आप ब्यूटी पेजेंट्स के लिए भी सेलेक्ट हो चुकी हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप समाज सेवा से भी जुड़ी रही हैं, और एक्टर तो खैर हैं ही। तो ये तापसी खुद कंफ्यूज्ड हैं या लोगों को कंफ्यूज रखना चाहती हैं? एक्चुअली तापसी जो है उसको लगता है कि बहुत लिमिटेड टाइम है लाइफ का और बहुत कुछ करना है, तो कभी ऐसा मौका ना आए कि बोलूं कि यार काश ये भी कर लेती तो ठीक रहता। तो मैंने सब कर लिया जो मन आया मेरा, जब भी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, मैंने सब ट्राई कर लिया विदाउट सोचे कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। जब इतना सब कर ही लिया तो वकालत क्यों छोड़ दिया, वो भी कर लेती? क्या उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लग जाती, मेरे से इतना नहीं हो पाता। BLLB इज अ लिटिल टू मच। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए पिंक में आप मुकदमा लड़ती हैं। हाँ? मुल्क में आप एक मुस्लिम परिवार का केस लड़ रही हैं, बदला में एक केस लड़ रही हैं, थप्पड़ में अपने पति के खिलाफ केस ठोक दे रही हैं, रश्मि रॉकेट में जेंडर टेस्ट वाले मामले में केस लड़ रही हैं, और अब नई जो फिल्म आ रही है 80 में, उसमें भी आप कचहरी पहुंच गई हैं। तो फिर जब कोर्ट कचहरी से इतना लगाव है तो कर डालती हैं आप ये कोर्स? मैं कोर्ट मेरा लकी चार्म है, लेट्स से दैट। तो मैं वो लकी चार्म के चलते कोर्ट में बात में कोर्ट पे चली जाती हूँ। अनुभव जी, हमने देखा है 80 का ट्रेलर, जबरदस्त है। थैंक यू सर। पहले तो इस फिल्म के बारे में बताइए, ये फिल्म क्या है, क्या बता रही है? फिल्म 80 का जो टाइटल है वो उस डेटा से आता है जो 2023 की NCRB की रिपोर्ट है कि लगभग 80 से थोड़े ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं रेप के पर डे इंडिया में। अनरिपोर्टेड का कोई ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं है। तो ये समझने की कोशिश है, अपने लिए भी समझ रहा हूँ और ऑडियंस के सामने भी रख रहा हूँ कि आप भी समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के लिए, और कैसे हम लोग इसको लेके थोड़े से नंब हो गए हैं कि अब खबर है भी तो शायद पढ़ी नहीं पढ़ी, ऐसा मान लेते हैं कि कोई एलियन है जिन्होंने आके ऐसा किया और वो चले गए, जैसे कि वो हमारे समाज का हिस्सा है ही नहीं। आपके जहन में किसे घटनाक्रम के बाद ये आया कि इसको फिल्म की विषय वस्तु भी बनाना चाहिए? कोई घटनाक्रम नहीं है, वो लगातार छपती हुई वो खबरें जो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, और फिर इस बात का भी एक गिल्ट है कि मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। यार पढ़ के क्या फ़ायदा, लगभग सेम घटना है जो हम जानते हैं, और
फिर दोष देने लगा। पहले पुलिस को दोष दे दिया, फिर जुडिशरी को दोष दे दिया, फिर उन लोगों को दोष दे दिया जो कैंडल मार्च करते हैं कि यार ये लोग साल में 2 साल में एक केस चूज करते हैं, उसके लिए करते हैं। फिर लगा कि यार अब दिन में 80 बार तो नहीं निकलेंगे। तो वहां मैं फंस गया कि मैं पुलिस को भी दोषी नहीं पा रहा था, जुडिशरी को भी नहीं पा रहा था दोषी पे। तो मुझे लगा दोष है कहाँ, समस्या है कहाँ। फिर इसको लिखना शुरू किया तो उस प्रोसेस में उत्तर नहीं मिला, प्रश्न मिल गया। उत्तर नहीं मिला लेकिन प्रश्न मिल गया, और प्रश्न को लेकर यह कहानी बनाई गई। लेकिन कार्तिकेय, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, आपका सवाल। मेरा सवाल तापसी जी से। तापसी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या है कि रेप जैसा क्राइम एक हमारे सिस्टम में नॉर्मलाइज हो गया है, होता है, लोग थोड़ी दिन बात करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। इस देश में निर्भया भी हुआ, नए कानून भी बने, वो चर्चा भी हुई, स्टूडियोज़ में भी आई, उसके बाद वो गायब हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम डिसेंसिटाइज हो गए इस क्राइम को लेके समाज में। एक चीज़ होती है मसल मेमोरी जिसको बोलते हैं, राइट। अगर आप कोई भी चीज़ दिन में 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा भी करते हैं ना, कोई हैबिट, जैसे कि एग्जाम्पल मैं कंपैरिजन के हिसाब से नहीं कह रही, मैं मसल मेमोरी समझा रही हूँ। कहते हैं ना, आप 21 दिन अगर शुगर नहीं खाएंगे तो उसके बाद आदी हो जाएंगे उस चीज़ के, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा ही होता है, अगर 80 कंप्लेंट्स जो हैं दिन में, अगर उनके 80 छोड़ो 30-40 भी अगर आप स्वाइप कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, 1, 2, 3 महीना, 2 महीने बाद आपको लगता है चलो अब ये तो रोज़ का है, अब तो ये हमारी ज़िंदगी का एक आमूमन हिस्सा बन चुका है, अब तो ये होगा ही। पुलिस पे उंगली उठाने लग जाते हैं, जुडिशरी पे कहेंगे अच्छा ये ठीक से न्याय नहीं कर रहे हैं, या अरे नहीं, जिनके पास एजुकेशन नहीं होती ना, ये वो लोग होते हैं, या जो मेंटली ठीक नहीं होते ये वो लोग करते हैं। तो वो उंगली इधर उधर करके हम सोचते हैं हमारा काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो रोज का है। अच्छा, अब ये फिर वही लोग हैं जो, बट अगर 80 हो रहे हैं तो हम ये पूछना भूल जाते हैं, अगर साल में 3000 से ऊपर हो रहे हैं, 30,000 से ऊपर हो रहे हैं, तो ये जरूरी, ये तो हमारे आसपास के कुछ मीटर्स के दायरे में किसी के साथ हो रहा है, या कोई कर रहा है, या कोई जानता है कि कोई ऐसा कुछ चीज हो रही है आसपास। तो हम इसको कितनी देर तक अंडर द कार्पेट ब्रश करते जाएंगे। बट ये एक नॉर्मलाइज बात इसलिए होगी क्योंकि नंबर इतना हाई है और ये रोज हो रहा है, और ये हमें लग रहा है कि हमारे बस की तो नहीं, हम हाथ धो चुके हैं इस चीज पे से कि हम नहीं कुछ कर सकते, ये हमारे डिपार्टमेंट की बात ही नहीं है। तो इस चीज को हम थोड़ा ब्रेक करना चाहते थे, इसलिए मुझे लगता है इस पिक्चर में जिस तरीके से लिखी है सर ने, आप सबको एज ऑडियंस जज की सीट पे बिठाया हुआ है। आपसे मेरा सवाल आपसे ये कि हम लगातार ये बात कर रहे हैं और ये भी कहते रहते हैं कि बहुत रिपीटेटिव हो जाता है, लेकिन जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, लड़की को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, महिला जिम्मेदार होती है, उसके कपड़े जिम्मेदार होते हैं। अगर कपड़े जिम्मेदार नहीं है तो कह दिया जाता है कि देखिए सनातन संस्कृति के खिलाफ आपने कुछ किया तो अपराध होगा। कोलकाता में रेप हो जाता है तो कहा जाता है कि रात के वक्त बाहर निकले थे, समय देखना चाहिए था। देखिए, एक तो इंसानी प्रवृत्ति होती है कहीं ना कहीं दोष डालना, क्योंकि खुद ये कौन सा इंसान है जो बड़ी खुशी खुशी खड़ा होकर बोल देगा हाँ मेरे में दोष है। ऐसे तो कमी शायद मुझे तो नहीं मिले ऐसे कोई देखने को। और जो ये सारे एक्सक्यूजेस दिए गए हैं ना कि ये समय पे, कपड़े पे, ये गलत भी प्रूव हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है दिन के समय में रेप नहीं हुए, ऐसा तो नहीं है कि घर वाले ने ही किसी ने रेप नहीं किया। और क्या कपड़े तो पूरे फुल्ली कवर्ड, छोटी बच्चियों तक से रेप होते हैं। छोटी बच्ची से कुछ महीने की, 6 साल की, वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हिला देने वाला इंसिडेंट था जब 6 साल की बच्ची के साथ हुआ। नॉट जस्ट कि ये पहले नहीं हुआ था, बट 10, 11, 13 साल के लड़कों ने किया। 10 साल का लड़का कि ये तो मतलब मैं 10 साल के बच्चे देखती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती इनको समझ भी है कि ये होता क्या है, और उन्होंने इतना हीनियस क्राइम कर दिया। अब उसको हम किसकी प्रॉब्लम बताएंगे? हम लॉ की प्रॉब्लम बताएंगे, पुलिस की प्रॉब्लम बताएंगे, या हम ये बताएंगे कि हमारी अपब्रिंगिंग में कहीं कुछ कमी रह गई? तो ये अब हम सबको आपस में एक दूसरे से पूछना पड़ेगा। अनुभव, इस दौर के आप वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स माने जाते हैं, लेकिन ये जनता ये भी आपसे जानना चाहती है
कि 2014 के बाद एक ट्रांजिशन दिखाई देता है, क्योंकि उससे पहले आप मसाला फिल्में बना रहे हैं, आप तुम बिन बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, कैश बना रहे हैं, रॉवन बना रहे हैं, लेकिन 14 के बाद तब्दीली आती है। उसके बाद सामाजिक सरोकारों वाले मुद्दे उठते हैं, उसमें मुल्क दिखाई देती है, उसमें आर्टिकल 15 बनती है, उसमें भीड़ बनती है, उसमें अनेक बनती है। तो ये अचानक आपको जो सामाजिक बुराइयां हैं वो 2014 के बाद ही नजर आनी शुरू हुई क्या? नहीं, थोड़ा सा त्रुटि है आपके उसमें। बताइए। 2016 में एक फिल्म है तुम बिन 2, लव स्टोरी है। डिमोनेटाइजेशन के 6 या 5 या 7 दिन बाद रिलीज हुई थी। तो बाकी शोर इतना था कि उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई, इसलिए आपकी नजर से छूट गई होगी। 2018 में मुल्क है। जनता का परसेप्शन मैटर करता है। रियलिटीज में कहां कौन सी फिल्म एम्बेड है ये एक अलग मसला है, लेकिन जनता इस तरीके से देख रही है कि 2014 के बाद आप में एक ट्रांजिशन दिखाई देता है, जिसमें आपको समाज में व्याप्त बुराइयां दिखाई देती हैं और उनको चुनकर आप फिल्में बनाते हैं पोस्ट 2014। जनता का परसेप्शन गलत है ना, फिर जनता के पास जानकारी की कमी है। अगर ऐसा है तो उसकी जवाबदेही मेरी नहीं है, उसकी जवाबदेही जनता की है। अच्छा ये बताइए, और इसको खोलकर पूछता हूं आप। हाँ जी, हाँ जी। अनुभव सिन्हा सिर्फ समाज से नाराज हैं या नाराजगी सरकार से भी है? सरकार से भी नाराजगी हो सकती है, होती रहती है, पहले भी हुई है, अभी भी हुई है। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, तो नाराजगी क्या है? मेरा फर्ज है, मेरा हक है। लेकिन आप मेरा सिनेमा देखेंगे तो वो सरकार से बात नहीं करता है। आप मुल्क देख लीजिए, आप थप्पड़ देख लीजिए, आप आर्टिकल 15 देख लीजिए, आप भीड़ देख लीजिए, आप 80 देख लीजिए। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप उसमें समाज को एड्रेस कर रहे हैं जी। लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपकी सरकार से नाराजगी क्या है? कई बातों को लेकर के मतभेद होता है, लेकिन अब वो सरकार चला रही है, वो सरकार अब देश चला रही है, मैं थोड़ी चला रहा हूँ। तो उनके अपने कुछ कारण होंगे, मेरे मतभेद हो सकते हैं। ठीक है। हर्षवर्धन जी। नहीं, अनुभव एक तो ये कि बड़ी शानदार फिल्में आप बनाते हैं। थैंक यू सर। और तापसी बड़ी स्ट्रांग कैरेक्टर उभर के आती है। लेकिन एक जो मुझे दिखा, और चूंकि आपने कहा कि तो सरकार का मसला नहीं, समाज का मसला है। नाराजगी हो सकती है, किसी इशू पे आती है, सारे इतने स्ट्रांग, मतलब आपकी फिल्में देखने के बाद आप जो कह रहे होते हैं उससे कन्विंस ना होना लगभग असंभव होता है। आर्टिकल 15 मैंने देखी और उसके एक एक फ्रेम से मैं कन्विंस होता चला गया। बाद में मुझे जब उससे जुड़ा हुआ, बाद में पता चला कि ये तो कहानी कुछ रियल जो इवेंट्स थे उस पर थी। बाद में पता चला कि आपने लोगों की जातियां बदल दी थी, जो कैरेक्टर थे उनकी जातियां बदल दी थी। तो ये कौन सा माइंडसेट है कि सोशल इश्यूज पर बात करने वाले अनुभव सिन्हा जब फिल्म बनाते हैं तो उनको एक खास किस्म की जाति, खास किस्म के खांचे में सेट करनी, और ऐसा करके क्या आप उस इशू को ठीक कर रहे हैं, उस इशू को आगे ले जा रहे हैं, या जो बाद में मेरे जैसा आदमी जो उस फिल्म से पूरी तरह से, जिसको कहना है कि आप उसको देखते हैं उसी में बह जाते हैं और फिर आपको लगता है कि यार ये रियल इवेंट्स ये थे। फिर मैं चूंकि जर्नलिस्ट भी हूं तो खबरें पढ़ता हूं, तो फिर मुझे लगता है कि अनुभव सिन्हा ने ऐसा क्यों किया होगा। तो आज मुझे मौका मिल गया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही वक्त है। पहली बात, ये फिल्म कहां कहती है कि वो किसी एक घटना पर आधारित है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एक घटना पर आधारित। नहीं, अगर आप फैक्ट पर जाएंगे हाँ। तो उसके लिए ये जरूरी है कि मैं किसी एक घटना पे बात कर रहा हूं तो उस घटना के फैक्ट्स में डिस्टॉर्ट करूं। तो फिल्म तो कहीं नहीं कहती कि मैं उस घटना पे क्या हुआ। मैं आपको सच मैं थोड़ा रिफ्रेज कर देता हूं जी। आपने तय किया है कि एक जाति है, ये दूसरी इस जाति पर ही अत्याचार करेगी। आपने उस फ्रेम में ही आपने उस फिल्म को बनाया। चलिए मैं आपको ये इससे बाहर करता हूं कि एक घटना पर किया। तो ऐसा क्यों है कि अनुभव सिन्हा के दिमाग में ये लगता है कौन सी जाति है? फलाना जाति है, ये करेगी। मुझे पता नहीं है वो जाति, जरा मुझे बताइए कि आप किस जाति की बात नहीं, कर रहे हैं? आर्टिकल 15 में आपके कैरेक्टर बदल गए हैं, जिसको जनरल क्लास कहते हैं, जिसको ओबीसी कहते हैं, जिसको एससी कहते हैं। बदले कहां हैं? कैरेक्टर बदले हुए हैं। किस चीज से बदले हैं? कोई ओरिजिनल होगा तो मैं बदलूंगा, वो तो पूरा का पूरा फिक्शन है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने, फिल्म कहीं नहीं कहती कि मैंने बदायूं के ऊपर फिल्म बनाई है। ये एक सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चल रहा था, वो किसी ने चेक नहीं किया कि अनुभव की फिल्म। नहीं सर, आप मुस्कुराए ना, मैं आपको बताता हूं। अब आपने एक आक्षेप किया है तो उसका उत्तर भी सुनिए। जी जी। जब मैंने वो घटना पढ़ी तो बहुत दर्दनाक थी, तो मैंने थोड़ा रिसर्च शुरू किया तो मुझे लगा ये लड़कियों को लटकाना पहली बार नहीं हुआ था और आखिरी बार भी नहीं हुआ था। बिल्कुल अभी भी हो रहा है। तो जैसे ही वो हुआ मैं उस कहानी से बाहर निकल गया, क्योंकि उस कहानी के बाद की भी कहानी है, वो किसी एक जर्नलिस्ट ने की है, तो उस कहानी में तो मैं था ही नहीं।
फिर एक बड़ा नैरेटिव चला कि अनुभव ब्राह्मण विरोधी है, मेरा हीरो ब्राह्मण है। आधी लड़ाई ये भी लड़ रहा था मैं कि ब्राह्मण ही बचाएगा दलित को। मैं हाँ बचाएगा, किसका नाम बदला मैंने, मुझे समझ नहीं आया। मेरे ऊपर ऐसा एक आध बार और भी आरोप लगाए कि मैंने नाम बदल दिया। फिर आप ये मानते हैं ना अनुभव कि कोई जाति किसी वजह से वो घटना नहीं हो रही, या वो आप मानते हैं कि जाति की ही वजह से हो रही है? नहीं नहीं सर, हमारे समाज में जो जातिगत एक्सप्लॉयटेशंस हैं वो तो है ना, या उसको आप डिनाई कर रहे हैं? एक और मसला आपको बता देता हूं, जहां आपने IC 814 में लोगों ने यह कहा कि इन्होंने आतंकवादियों के नाम छिपाए, उनको निक नेम से संबोधित करते हुए उसमें दिखाया, धर्म छिपा दिया उनका। सुना मैंने। आपने वो केस पढ़ा है? IC 814 जी, उसकी क्लोजर रिपोर्ट पढ़ी है आपने? मैं उस केस के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं, बहुत ज्यादा, जितना आप सोच सकते हैं उससे बहुत ज्यादा। तो मतलब उसमें तथ्यात्मक रूप से कोई निक नेम से पूछा जाना, बात किया जाना ही उसमें आवश्यक था तथ्यों के हिसाब से। तो क्या बोलेंगे वो वहां पे? उन्होंने उनका पासपोर्ट किस नाम से बना था? किस नाम से पासपोर्ट बना था? वो उसी नाम से एक दूसरे को बुला रहे थे। उस समय तक हमको नहीं मालूम था उनका नाम, लेकिन पहला सीन बताता है कि पाकिस्तान से 5 लोग आए हैं, ISI कुछ गड़बड़ कर रही है, पहला सीन है शो का। अब अगर आप सेलेक्टिव व्यूइंग करेंगे, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर आप कुछ भी देख सकते हैं। विजय त्रिवेदी, दोनों लोगों से सवाल है। इसके बाद सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहा हूं मैं। 2014 के बाद आपकी नाराजगी पर चर्चा हुई, लेकिन मैं दूसरा सवाल समझना चाहता हूँ। बहुत चर्चा हुई है, बहुत सारी फिल्में भी आई है, क्या 2014 उससे पहले और 2014 के बाद बॉलीवुड का सोचने समझने का तरीका बदल गया या स्प्लिट हो गया? कि बहुत सारी फिल्में, एजेंडा वाली फिल्में आई, नैरेटिव्स की फिल्में आई। सब सेम है सर, थोड़ा सा इतिहास फिरा के देखिए, एग्जैक्ट सेम है। मतलब अभी पहले क्या भी हुआ? नैरेटिव सर, की अभी फिल्में हुआ बनती थी, क्या है? एजेंडा की फिल्में बनती थी, अब भी बन रही हैं। एक फर्क हुआ है, पहले सोशल मीडिया नहीं था, हर आदमी के पास बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं था, इतना शोर नहीं मचता था। कुछ भी नया नहीं हुआ है, कुछ भी नया नहीं हुआ है। अभी जो एजेंडा वाली फिल्में आई हैं जिनकी चर्चा होती रहती है, हो सकता है आपको नहीं लगता हो, कौन सी बहुत सारी फाइलें खुल गई फिल्मों की। मैंने तो अभी तक सरकारों में नाम ही देखी लेके थी बोलिए फाइलें। ना सर, आप तो एडिटर हैं, आप नाम लेके बोलिए तो मैं नाम लेके जवाब आप तो देता सारी फिल्मों को जानते हैं कि केरल फाइल हो और कश्मीर फाइल हो, कोई भी हो, मुझे केरल नाम लेने स्टोरी, की बात कश्मीर नहीं। फाइल्स। मैं तो कह रहा हूं, वो बहुत एजेंडा सारी फाइल्स आई हैं, तो वो क्या नहीं, मतलब सर ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एजेंडा फिल्म है? ऐसा लोग कहते हैं कि एजेंडा फिल्म है, आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप बोले तो मैं आपको जवाब दूं, लोगों को जवाब क्यों दूं आपके माध्यम मैं से? मानता हूं कि एजेंडा फिल्म है, आप बताइए। आप तो आर्टिकल 15 एजेंडा फिल्म नहीं है? आर्टिकल 15 एजेंडा फिल्म नहीं है? नहीं, आप बताइए है? मुझे कि नहीं, मैं कह आप रहा हूं इन है। फिल्मों को एजेंडा फिल्म सर, मानते हैं? 80 एजेंडा फिल्म नहीं है, 80 का एजेंडा है ना, 80 भी एजेंडा फिल्म है। और हर फिल्म बननी चाहिए, हर फिल्म का स्वागत होना चाहिए। आप नाम नहीं लेने से आप कतरा रहे, कश्मीर फाइल्स, मैं केरला, तो सब नाम ले दिए। मैं इनका नाम इनका याद है। इनका कहा हुआ और क्लियरली आपके सामने रखता हूं कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा सामने कौन सी रखने पार्टी? वाली फिल्म है। कौन सी पार्टी? बोल दूं? हाँ बोल दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो भाई जो मैं बात कर रहा हूं वो मेरा अपना एजेंडा है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। एजेंडा फिल्म में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एन एजेंडा फिल्म? प्लीज टेल मी दैट। ना मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपसे समझना चाहता हूँ। हॉलीवुड ने जिंदगी भर एजेंडा फिल्में बनाई हैं, ब्यूटीफुली बनाते हैं वो, पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, मतलब CIA फंड करती है फिल्में। क्या समस्या है? सारी दुनिया देखती है, सबको अच्छी लगती है। 2-4 फिल्में बताइए सर, आप तो बहुत फिल्मों में काम किया है, जैसी ये कश्मीर फाइल है, केरल फाइल्स है, और कुछ नाम मैं कम याद कर रहा हूँ। ऐसी पिछले 2014 की कुछ फिल्मों के नाम याद दिलाइए मुझे, जो ऐसे पॉलिटिकल एजेंडा से चलती हो। 2014 मुझे से साल से 2014 से ये पहले, ये तो 2014 के बाद की है ना। कुछ ऐसी पॉलिटिकल एजेंडा वाली फिल्में बताइए ताकि मुझे भी याद आए। है, फिल्म है, मतलब जैसे वो थी ना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसको कहां रखते हैं? वो भी बात की वो है, 14 के बाद की है। वो भी बात की है। नहीं, वो थी ना किस्सा कुर्सी का, जो बैन हुई थी।
नहीं, लेकिन मतलब लेकिन अब इसको मैं जरा इस पे ये क्योंकि आप लोगों ने इनवेरिएबली एक बात कही, आर्टिकल 15 आपने खुद भी कहा, अनुभव जी ने, कि चलिए अगर ये एजेंडा है तो एजेंडा फिल्म है और एजेंडा रखने में समस्या क्या है, लेकिन इस फिल्म में, और ये कमाल की फिल्म थी, मैं बताऊंगा समस्या लोगों ने क्या इसको है। सराहा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये फिल्म वाकई कमाल की थी। स्तर वाली जो फिल्में होती हैं उसमें इनको रखा जा सकता है, इस फिल्म को, और इसके लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन ये जो आर्टिकल 15 है संविधान का, ये कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति आधारित, धर्म आधारित, लिंग आधारित, नस्ल आधारित, जन्मस्थान आधारित, ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। लेकिन अब मेरा सवाल ये है अनुभव जी से कि अनुभव जी, समाज में तो भेदभाव की बात आप कहते ही हैं, ये क्या भेदभाव जो है पक्ष विपक्ष सरकारों तक चला गया है? ये भेदभाव आप बताएं। सरकारें पालन कर रही हैं क्या? आर्टिकल 15 का पालन सरकारें कर रही हैं क्या? पक्ष विपक्ष की तरफ से ये पालन हो रहा है क्या? आप एक काम करें, हम लोग कुछ चुनावी रैलियों के भाषण शेयर करते हैं एक दूसरे से, बस बात खत्म हो जाएगी, सवाल खत्म हो जाता है। एक नागरिक के तौर पर और आपकी फिल्में देखने वाले के तौर पर भी, और क्योंकि आप एजेंडे को रखना और एजेंडे को फिल्म में रखना इसको अधिकार मानते हैं और जायज मानते हैं, तो मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं, इसको खुलकर बताइए। उसमें नाजायज सिर्फ एक बात है, उस एजेंडा में अगर झूठ है तो समस्या है। उस एजेंडा में झूठ अगर है तो समस्या है, वरना एजेंडा की फिल्म तो बनानी, आर्टिस्ट तो अपना पॉलिटिकल सोशल एक्सप्रेशन ही तो करता है, उसका एक एजेंडा होता है। मैं कह रहा हूं औरत को थप्पड़ नहीं मार सकते, मेरा एजेंडा है। मैं कह रहा हूं कि आप दिन में 80 रेप हो रहे हैं, भाई साहब बैठिए जरा बातचीत कीजिए कुछ, मेरा एजेंडा है। और विवेक अग्निहोत्री जिसकी फिल्म की बात कर रहे हैं, उसने, मैंने इंटरव्यू में उसको बोलते सुना है, हाँ मेरा एजेंडा है। मैं भी उतने ही जोर से कह रहा हूं मेरा एजेंडा है। तो तापसी, अब आपसे भी जानना चाहता हूं मैं नागरिक के तौर पर भी, कि ये कोई कह देता है कि मुझे मुसलमानों के वोट से मतलब नहीं चाहिए मुझे वोट, कोई कहता है मुझे हिंदू से मतलब नहीं, कोई कहता है 1947 के समय ही सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए था। इसको आप कैसे देखते हैं? काफ़ी चीज़ों का जो रिप्लाई है, हम लोग अपनी जो पॉलिटिक्स और सोशल साइड होती है वो पिक्चरों के थ्रू कह जाते हैं। आई थिंक ये इसमें से कुछ बातें जो थी वो मुल्क में सर ने कुछ डायलॉग्स में लिखी थी जो मैंने बोले थे, जो कि लिखी शायद इन्होंने थी बट कनेक्ट तो मेरे दिल से भी करी थी, तो शायद काफियों में कर गई होगी। जो जिनको जाना था शायद चले गए, जो रह गए जो रहना चाहते थे इसलिए शायद रह गए होंगे। जैसे नसीरुद्दीन शाह की एक बात मुझे याद आती है, उन्होंने ये बात कही थी कि वो मुल्क नहीं लग रहा है मुझे जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, जिसमें मैं बड़ा हुआ। उनके एक्सपीरियंसेस कुछ हुए होंगे ना, उन्होंने ऐसे बोला, क्या उनको भी तो हक है ना कोई बोलने का, किसी को, आई थिंक एवरीबॉडी, आपको, मेरे को, सबको, अगर उन्हें कुछ, हमें कुछ फील हो रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग, सही या गलत, बोलने का हक है। इसका मतलब ये नहीं है आप यूनिवर्सली करेक्ट हैं सबके लिए। उनको ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं मुझे ऐसा लग रहा हो या आपको ऐसा लगे, ये उनकी सच्चाई है। नहीं, लेकिन आपकी बात, इसलिए मैं ये सवाल लेकर आया क्योंकि आपने कहा मैं भी माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत खुशी बड़े आनंद से रह रही हूँ, और फिर वहीं पर इस तरीके के जब बयान सामने आते हैं तो ये लगता है कि माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले ही दूसरे लोग उस तरह के विचार साझा क्यों नहीं करते? नहीं, जैसे मैंने कहा, ये उनकी सच्चाई है, उनके एक्सपीरियंस के बाद उनको ऐसा लगा होगा, उन्होंने बोला, ये उनका सच है, मैं उनके सच को कैसे झुठला दूं? एक भेदभाव के आरोप जो हैं वो इंडस्ट्री में भी लगते रहे। अब AR रहमान जी 8 सालों में काम के संदर्भ में शिकायत, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। हाँ, एक्चुअली आपने देखी है वो क्लिप? रहमान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो एग्जैक्टली वो क्या था और उसका निहितार्थ क्या था? उसने बोला चाइनीज विस्पर्स हैं। चाइनीज विस्पर्स का अर्थ जानते हैं? मैंने इसको कुछ कहा, इसने आपको कुछ और कहा, आपने उनको कुछ और कहा, उन्होंने कुछ और कहा, मेरे तक जो पहुंचा वो मूल नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला रहमान ने। तो इंडस्ट्री में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात को और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि और बॉम्बे में इंडस्ट्री में कोई कम्युनल कास्ट बायस अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि इफ ही इज गुड विद समथिंग ही इज गुड, आई नीड हिम। नसीरुद्दीन शाह की बात हुई, यही एंड 5 में अनुपम खेर बैठे हुए थे। एक ये बात आई कि कुछ इंडस्ट्री में कुछ वर्टिकल स्प्लिट जैसा हो गया।
आप कह रहे हैं कास्ट के आधार पर, किसी आधार पर, काम जो अच्छा है मैं लेकिन ये हमने देखा। 35 साल से हूं वहां पे, 35 साल हो गए हैं, तो आपको मेरी बात को सीरियसली लेना पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है। नहीं, मैं नसीरुद्दीन शाह की बात को भी सीरियसली ले रहा था। नहीं, तो मैं आपको, नसीरुद्दीन शाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कास्ट बायस है, कोई वर्टिकल स्प्लिट है, कुछ नहीं बोला ऐसा। मुझे दिखाइए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक तरह का सोचने वाले लोग क्या दूसरे तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं? उनकी फिल्म, उन्होंने ये बात कही कि मैंने सरकारों की तारीफ नहीं की, इसलिए मैं वो भाजन बना। क्या उन्होंने बोला वर्टिकल स्प्लिट, मैं उसको डिनाई किया। उन्होंने ये बोला है। हमारा बड़ा पॉपुलर राउंड है जिसको जनता बहुत पसंद करती है, ऑडियंस बहुत पसंद करती है। हाँ। वो जो राउंड है वो रैपिड फायर राउंड अरे है। यार, उसकी तरफ मैं आपको ले जाऊं। देखिए, आप तालियां देखिए, ये जनता कितना पसंद करती है, वो कितना ट्रेंडिंग है, कितना वायरल है मामला। आइए जरा, आइए प्लीज। आप उठ के आप आना पहले है तापसी, और आपको भी लेके जाऊंगा, आपको भी अलग से लेके जाऊंगा। अलग से लेके। जी, आप आ जाइए। बीच में आके एकदम क्या? ना, आप यहाँ पर आइए। तो जैसा आप फिल्मों में एकदम बेलाग बोलती हैं, हाँ। वैसे यहाँ आपके सामने कुछ एक चॉइसेस होंगी। हमको ये देखना है कि आप एक चॉइस बनाकर जनता के सामने रखती हैं कि नहीं रखती। और अब देखिए, एक बात बता दें, ये ऑडियंस जो है छोड़ती नहीं। अगर आपने उसमें कुछ भी गोल किया या कई ऑप्शंस बता दिए, ये भी, तो फिर देखिएगा इधर से हुटिंग भी होती है ताली के साथ साथ। तो आपके सामने मैं कुछ एक सवाल रखता हूं। अच्छा। और ऑडियंस खुद ही बता देगी कि उनको ये राउंड कितना पसंद है। कितना पसंद है आपको ये राउंड? ये देखिए जरा। अब जरा आपके सामने रैपिड फायर का पहला सवाल रखता हूं। क्विकली, पसंदीदा फिल्म आपकी इनमें से कौन है? पिंक, मन मर्जियां, मुल्क, दोबारा। नाम कोई एक लेना है। मैं रीजन भी दे सकती हूँ क्या? उसमें बहुत ज्यादा बोलेंगी ना तो डाइल्यूट हो जाएगा। ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस कोई एक। I just said this gave me the power to choose what I want to do. अगर पिंक नहीं होती तो मैं कोई भी चूज नहीं कर पाती। अगर पिंक नहीं होती, इसी ने मुझे चुनने का अधिकार दिया। अब देखिए, आपने जिस तरीके से उत्साह बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, अगर इस तरह से चीयर करते रहेंगे तो फिर आपको जवाब मिलते रहेंगे। देखा आपने, एक जवाब मिला आपको जो आप चाहते हैं। अब देखिए अगला, पसंदीदा सुपरस्टार कौन? ये आपके लिए जो चॉइसेस हैं वो ये हैं। पसंदीदा सुपरस्टार कौन? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, शाहरुख खान। और इसके लिए आपको ये मुश्किल होता है। यही है तापसी पन्नू, जिसके लिए वो जानी जाती हैं कि जहां दुविधाएं हो, जहां हो सकता है कोई होता तो थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीका अख्तियार करता, वो क्लियर कट बताती हैं कि उनकी चॉइस कौन सी है। अब अगला, पसंदीदा डायरेक्टर कौन? अब ये पसंदीदा डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा। आई थिंक 3 फिल्में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी दोनों नहीं है यहाँ? नहीं, 2 फिल्में, 1 फिल्म, 3 फिल्में। अच्छा, तो रीजनिंग भी है, लॉजिक भी है। अनुभव सिन्हा पसंदीदा डायरेक्टर। अगला सवाल क्या है और उसके साथ विकल्प क्या है? मजा आ रहा है अगर, तो फिर इतनी खामोशी क्यों है? ये देखिए जरा, पसंदीदा विचारक कौन? महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, विनायक दामोदर सावरकर। ज्यादा इनके बारे में पढ़ा है, इसलिए इग्नोरेंस हो सकती है, बस सबसे ज्यादा इनके बारे में। जोरदार तालियां। फीमेल ओरिएंटेड फिल्में आप बनाती हैं और उसको सशक्त तरीके से पर्दे पर उतारती हैं। लोगों को ये लगने लगता है कि ये आप किरदार नहीं निभा रही हैं, आप ही हैं वो जो इस सब से होकर गुजरा है। और अगर ऐसा है तो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, और आपके लिए भी, और वो इस सन्नाटे से समझ में नहीं आएगा। हाँ, नेक्स्ट अगला सवाल एंड 5 में तापसी पन्नू के लिए यह है रैपिड फायर का अगला सवाल। पसंदीदा नेत्री कौन है? ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी, मायावती या प्रियंका गांधी? सुषमा स्वराज। अब देखिए, ऑप्शंस तो यही हैं। इतना तो आपने कभी नहीं सोचा था आपसे। हाँ, पहली बार आपको सिर खुजलाते हुए देख रहा हूं। हाँ, क्योंकि मैं सच एक, अब इनमें से एक को चुनना है। एक्चुअली आई विल स्मृति ईरानी, उनकी पसंद। इनमें से स्मृति ईरानी।
अपनी पसंद को मुश्किल में भी चुनना जानती हैं, इसीलिए वो तापसी पन्नू कहलाती हैं। तापसी पन्नू के लिए अगला सवाल ये देखिए, ये सवाल आएगी आपकी बारी कब आएगी? बहुत जल्दी उनकी बारी भी आएगी। बेहतर शख्सियत कौन? शख्सियत, कलाकार नहीं, शख्सियत, पर्सनैलिटी। सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य या दिलजीत दोसांझ में से सोनू निगम। और अब ये सवाल जो है ये मैं जानता हूं ऑडियंस को, तो इसका जवाब जानना ही जानना है। देखिए वो अगला सवाल कौन सा है। एंड 5 में रैपिड फायर का ये अहम सवाल, पसंदीदा राजनेता कौन? और बहुत बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर भी मुझे अभी भी इस देश में रहना है। ये जो आपने बोला है लास्ट में, रहना है मतलब मुझे इस देश में रहना है? ये मतलब क्या, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है? मैंने आपकी मर्जी, आप क्या इंटरप्रेट करें, मुझे इस देश में रहना है। एंड 5 में अगला सवाल ये भी बेहतर के बारे में ही पूछता है, लेकिन यहां बेहतर अभिनेत्री कौन है? आप अपनी सीट पर पहुंचिए। और अब आप जो कह रही थी अनुभव जी, आइए। अनुभव जी जो कहते हैं कि 35 साल का अनुभव है मेरा, आप मुझे हल्के में नहीं ले सकते। मुझे बताइए कौन कहता है कि न्यूज चैनल के पास पैसा नहीं है? अब जरा यहां पर आ जाते हैं रैपिड फायर अनुभव सिन्हा के लिए। उसी तरह का उत्साह यहां भी दिखना चाहिए, क्योंकि आपका यह पसंदीदा राउंड है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जरा यहां पर भी बेहतर की ही लड़ाई है। तो पहला सवाल स्क्रीन पर देखिए जरा, किन किन विकल्पों के साथ चॉइसेस कौन कौन सी आई हैं। बेहतर फिल्म कौन? कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, मुल्क। बहुत क्लियर कट, मुल्क, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल, यहां पर भी बेहतर और पसंदीदा की जंग ही दिखाई देगी। जरा देखिए अगला सवाल कौन सा है। पसंदीदा, यहां पर किस संदर्भ में पसंदीदा पूछा जा रहा है? पसंदीदा एक्टर कौन? मनोज वाजपेयी या इरफान खान? इरफान खान। अब जरा ये नाजायज सवाल था। यह सवाल उस नाजायज के बावजूद उन्होंने एक अपनी तरफ से जायज विकल्प उनको जो लग रहा है उसको चुन लिया है, और इसी बात की तो रैपिड फायर में लड़ाई। एग्जैक्ट सवाल आप अगर ये मनोज से भी पूछते ना तो वो भी यही हाथ रखता। मैं ये जानता हूं कि अगर ये तीनों में से किसी से भी पूछा जाता तो यही होता, लेकिन अब आगे चलते हैं। बेहतर कलाकार, ये एक सवाल इन चेहरों के साथ, इन चॉइसेस के साथ। नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर। पब्लिक समझ नहीं पा रही है कि आप उंगली किधर रख रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह। अच्छी बात यह है, मैंने कई बार रैपिड फायर में एंड 5 के दौरान यह देखा है कि जो शख्सियतें यहां पर पहुंचती हैं उनके लिए चॉइसेस कई बार डिफिकल्ट होती हैं, और कई बार वो चॉइसेस बताने से डरते हैं, बचते हैं। लेकिन यहां उस तरह का कुछ नहीं है, इसके लिए आपको कम से कम बताना चाहिए। और अगला, अब जरा ये भी देखिए, यहां पर कुछ एक चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये थोड़ा सा अलग हटकर सवाल है, जल्दी से फ्लैश कीजिए। एंड 5 का ये है अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पसंदीदा डायरेक्टर कौन है? विवेक अग्निहोत्री, आदित्य धर या करण जौहर? आदित्य धर, बड़ा क्लियर कट। नेक्स्ट दिखाइए, पसंदीदा क्या है इसमें? बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, भगवंत मान। देवेंद्र फडणवीस। और मैं उम्मीद करता हूं वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है वाली बात यहां पर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस यहां पर चॉइस है। अगला, सिनेमा के लिए बेहतर चीजों में किन चीजों को चॉइसेस के तौर पर हम यहां पर लेकर आए? सिनेमा के लिए बेहतर बतौर निर्माता निर्देशक, फिल्म एंड थिएटर और OTT। और अब ये ऑडियंस देखिए, रैपिड फायर में ये कल्मिनेशन की तरफ जा रहा है मामला। अब आपकी तरफ से भी वो कल्मिनेशन दिखाई देना चाहिए। सवाल ये रहा, एंड 5 रैपिड फायर अनुभव सिन्हा के लिए बेहतर कलाकार कौन? तापसी पन्नू, कंगना रनावत। तो फिर आप फिल्म क्यों नहीं करते हैं उनके साथ? ऐसा कोई रोल बना नहीं उसके लिए, ये रैपिड फायर का हिस्सा नहीं है। आइए, क्या बात है। ऐसा रोल अभी और क्या चीज पूछ रहे, क्या बोल रहे थे आप? अब ये
अब ये जो बात अभी कुछ देर पहले प्रदीप सरदारा जी, आप आइए सर, आइए। तापसी से एक सवाल कर लूँ, बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया है और जिस तरह से ऑनेस्ट तरीके से आप अक्सर कहते हैं कि यू आर रेडी टू पे द कॉस्ट टू बी ऑनेस्ट, तो ये मार्केट स्ट्रेटजी है या कोई कॉस्ट जो है आपने पे की आज तक? कुछ बताइए तो सही देश को कि क्या कॉस्ट पे की आपने ऑनेस्ट होने की। ऑनेस्ट आप हैं लेकिन क्या कॉस्ट पे की? वो तो आई थिंक अगर मैं नहीं भी होती ऑनेस्ट तो भी मुझे पे करना पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन ट्रोलिंग जो होती है वो तो आई थिंक मैं सेलिब्रिटी हूँ नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ वही काफ़ी है, तो होना पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। तो वो कॉस्ट होता है एक, आप बोलते हैं आप पे जजमेंट आसानी से पास कर दी जाती है, वो कॉस्ट होता है एक। बट मैं सच बताऊँ रात को नींद बहुत अच्छी आती है। मैं तापसी से सवाल पूछना चाहूँगा कि तापसी आप एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, शुक्रिया और पिंक जैसी पिक्चर भी करती हैं जी। लेकिन हर बात बात पर लाल क्यों हो जाती है? कोई भी बात हो, कोई किसान का मुद्दा हो तो आप बोलती हैं, पीएम कोई रात को दिया जलाने की बात करे तब आप बोलती हैं, तो इसमें दिया जलाने में भी कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने तो कभी नहीं बोला गलत है, मैंने तो बोला जलाओ, मतलब फिर भी आपने बोला कि वन मोर टास्क। बट मैंने मेरा बात जो भी आपने बड़ा रिसर्च किया है सर, एक ट्वीट पकड़ के लाए हैं आप। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं पहली बात तो मैं उतनी ही नॉर्मल इंसान हूँ जितना और कोई। मुझे खुशी भी होती है, बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, नहीं तो मैं फिर क्या पेड़ हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी किसी दिन अच्छा लगता है, किसी दिन बुरा लगता है, कोई किसी दिन खुशी मिलती है कुछ सुन के, किसी दिन गुस्सा आता है कुछ सुन के, तो वो मेरे रिएक्शन होते हैं। बट मेरा कोई भी स्टेटमेंट जो होता है ना, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी एक की तरफ उंगली करके मैंने उसकी पूरी बेइज्जती कर दी हो। मैं एक कभी नॉर्मल इंसान की तरह भी तो कोई अपना सरकास्टिक ह्यूमर सोच के कोई चीज बोल देता है। लेकिन ये जो ह्यूमर है आपका तापसी, इस ह्यूमर पे एक हमने पूरी रिसर्च की हुई है। अरे यार, वो ह्यूमर कितना खतरनाक है या कितना ठीक है वो आप बताइएगा। ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि तापसी पन्नू बहुत झगड़ालू है? बहुत झगड़ालू। ऐसे कौन लोग बोलते हैं? ऐसे वो लोग बोलते हैं जो शायद मुझसे कभी मिले नहीं है। लोग तो ये भी कहते हैं कि कोई नहीं मिलता तो आप पत्रकारों से झगड़ने लगती हैं। कोई नहीं मिलता। मेरा अनुभव तो अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। वही बात है, जो ऐसी धारणा शायद फैलाना चाहते हैं मेरे बारे में, जो मुझे नहीं जानते। तापसी की बात आपने तो सुन मैं ली, भी लेकिन जानना कहाँ क्यों जाता है वो भी दिखा देता हूँ आपको, जरा वो देख तो लीजिए। चिल्लाओ मत भाई, फिर ये लोग बोलते हैं एक्टर्स को तमीज नहीं है। प्लीज हट जाइए, नहीं तो बोलेंगे धक्का लग गया। आप मेरे से तमीज से बात करिए, मैं आपसे तमीज से बात आपने नहीं। सर थोड़ी रिसर्च करके आना मुझसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछने से पहले प्लीज। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपके सवाल का दे दूंगी। कैमरा मेरे पे है ना, तो आपको सिर्फ मेरी साइड दिख रही है। एक बार कैमरा आप पे होता है ना, आपको पता चलता है आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। सर तो होनी पहले में तो जेंडर ठीक कीजिए, उसके बाद बात करिए। अगर इसको गुस्सा बोलते हैं ना, भगवान सबको गुस्से में ही रखे, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग दिस शॉर्ट, बट जहाँ तक आप पूरा अभी पूरा हुआ नहीं था आपने। मैं समझ गई वो क्या क्लिप से, वो रिपीट पे है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि पेपराजीज बड़े नाराज हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि तापसी तो ऐसा लग रहा है दूसरी जया बच्चन हो गई। नहीं, उनको खुश होने चाहिए, वो खुश होने चाहिए, क्योंकि मैंने जो चीजें करी है इसकी वजह से बार बार क्लिक हो रहा है उन पे, क्योंकि यही तो चीजें क्लिकबेट करती हैं। मुझे नहीं लगता मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात करी उस क्लिप में। मुझे बता दीजिए इफ आई एम रॉन्ग, ऑल ऑफ यू बीन लिसनिंग। आई थिंक मैंने हाथ जोड़ के सबसे बात करी है काफी क्लिप के अंदर। मैंने प्लीज का उपयोग बहुत बारी किया है अपने सेंटेंसेस के अंदर। तो मुझे नहीं समझ में आता, गुस्से वाला इंसान अगर ऐसे गुस्सा करता है तो भगवान सबको ऐसे गुस्सा करवाए, क्योंकि ये गुस्सा अच्छा है। तो आप ये कह रही हैं ना कि आप झगड़ालू नहीं हैं। तो ये बताइए, कंगना रनौत ये क्यों कहती हैं कि वो जो है वो मेरी, आप उनसे झगड़ गई थी? उन्होंने कहा कि वो मेरी सस्ती कॉपी है, मैं नहीं झगड़ी थी, आप बी ग्रेड है। ये अगेन थोड़ी आपकी त्रुटि जो है रिसर्च में, वो मैं भी बता दूं, मैं नहीं झगड़ी कभी। मुझे एक सेंटेंस दिखा दीजिए जब मैंने उनको डिसरिस्पेक्टफुली कुछ बोला हो या किसी तरह का नाम उन्हें दिया हो, बुलाया हो, सस्ती कॉपी बुलाया था मुझे। मैंने तो कहा मैं इतने पैसे नहीं चार्ज करती। तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्यों रिएक्शन आया था, क्योंकि आपने पहले कुछ कहा था। क्या कहा था? आपने कहा था कि कंगना रनौत को अपने बयानों में डबल फिल्टर लगा देना चाहिए। बयानों में नहीं सर, मुझे पूछा गया आप उनको क्या गिफ्ट करना चाहेंगी, जो कि होता है एक फिल्टर, जो कि मैं उसी रैपिड फायर के अंदर अपने आप को भी फिल्टर दे चुकी थी,
क्योंकि मैं भी बिना सोचे समझे, बिना फिल्टर के बात बोलती हूँ, और जिसकी वजह से हम, जैसे आपने कहा, कई बारी उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है, जो वो भी अच्छे से जानती होंगी। हालांकि शी मस्ट बी हैप्पी पेइंग द कॉस्ट लाइक हाउ आई एम, बट वो कॉस्ट पे करना पड़ता है फॉर ऑनेस्टी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तापसी तो बी ग्रेड हीरोइन है, मेरी सस्ती कॉपी है। हाँ, तो ये तो देखिए, मेरा एक मानना है, आप जिस तरीके से बात करते हैं वो आपका कैरेक्टर, आपकी अपब्रिंगिंग दर्शाता है। आप, ऐसा लग रहा है कलह लगाने बैठे हैं। नहीं, एक और चीज, कलह लगाने तो नहीं बैठा हूं, लेकिन एक बात बता देता हूं, अब वो सांसद हैं, पावरफुल हो गई हैं बहुत सारे लोग। तो सही बात है, मैं एक सिटीजन हूं इंडिया की, एक डेमोक्रेसी के अंदर मेरे पास भी पावर है अपनी बात रखने की, तो मैं वो रखना चाहती हूँ कि मेरी अपब्रिंगिंग और मेरी जो शिक्षा है उसके अंदर मुझे ये नहीं बताया गया किसी के बारे में बी ग्रेड हीरोइन या इस तरह के लफ्ज यूज करे जाएं। जो भी इंसान, हम सब जिस तरह की भाषा यूज करते हैं वो हमारा कैरेक्टर दर्शाता है। मैं अपने कैरेक्टर की जिम्मेदार हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि उर्वशी रौतेला से क्या समस्या हो गई है आपको? उनको भी मैंने क्या बोल दिया उनको? आपने कहा कि मैं बताता हूँ आपको, आपने कहा कि उनको अंग प्रदर्शन का शौक है। मैंने कब कहा? मुझे दिखा दिया कोई एग्जैक्ट मेरी सेंटेंस कर दी। मैं आपका पूरा बयान पढ़ देता हूं। नेहा धूपिया के साथ आप किसी शो में थी जहां आपने ये बात कही, मुझे लगता है कि भगवान ने उन्हें अच्छा शरीर दिया है, मैं उन्हें बेहतर कपड़ों में देखना चाहूंगी, क्योंकि वो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं जिनमें अंग प्रदर्शन हो। मैंने पहली बात तो आई थिंक आई हैव सेड इट एग्जैक्टली, वो वर्ड्स होंगे। मैंने पूरा, देखिए, आप पे डाउट करती हूँ मेरी वर्ड कोट करके, क्योंकि ये मेरी भाषा, आपने अंग्रेजी में बोला था, मैंने हिंदी में उसको तो सिर्फ ट्रांसलेट किया। ये है, हो गया काम? एग्जैक्टली, अच्छा, एग्जैक्टली, मतलब वही होता है। आप ट्रांसलेट उसके अपने हिंदी में भी वही शब्द पिक करे जो शायद उसको उस तरीके से नहीं दर्शाएंगे जो मैं एक्चुअली इस तरीके से बोलना चाहती थी। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या बोला होगा, मेरे को याद नहीं है, बट मैं अपने आप को जानती हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ। मैंने बोला होगा वो बहुत अच्छी दिखती हैं, बट मेरी निगाहों से देखें तो शायद वो डिफरेंट तरह के कपड़े पहने तो मुझे और अच्छी दिखेंगी। जो पहन रही हैं मे बी उस टाइम मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा होगा। हम हमेशा ये बात करते हैं, और जब मैंने पहले भी सवाल पूछा था कि हम औरतों के कपड़ों पे और बहुत सारी चीजों पे कमेंट करते वाली थी। जब हम उर्वशी रौतेला के कपड़ों पे अगर हम ये कमेंट करते हैं तो फिर ये तो ये उस कैटेगरी में फॉल करता है जो हम नहीं चाहते कि कोई भी करे किसी को। एग्जैक्टली, तभी मैं बिल्कुल डिसएग्री कर रही हूँ कि मैंने अंग प्रदर्शन वाले शब्द यूज करे होंगे। वो तो भाषा ही नहीं आती। मैं अपने करियर और अपने लाइफ की कसम खा के कह सकती हूँ मैंने अंग प्रदर्शन वाले वर्ड कभी यूज नहीं करे। अंग प्रदर्शन वाला वर्ड अंग्रेजी में हो भी नहीं सकता है, ये भी सच्ची बात। तो अच्छा ट्रांसलेट। एक सवाल थोड़ा अलग है, क्योंकि ठीक बात है, मैं अनुभव की बात सहमत हूँ। ट्रोलर से थोड़ा आगे आते हैं। अभी जब आप देखती हैं तो कई चीजों पे लगता होगा कि उस समय हमने जो रिएक्ट किया, सीए का कानून अब लागू हो गया, आपने उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए थे सीए के ऊपर। आप बताइए मुझे कब मैंने दिए सीए के ऊपर रिएक्शन? सीए के प्रदर्शन पर आपके जो कानून थे, और मुंबई में मुझे याद है आप एक प्रदर्शन में खुद भी शामिल थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। आप गलत हैं, क्योंकि वो सीए का प्रदर्शन नहीं था सर। मैं इसलिए गई थी क्योंकि जिस तरीके के असॉल्ट हुए थे कॉलेज के अंदर, कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरीके का अटैक हुआ था, मुझे उस टाइम ना थोड़ा सा डर इसलिए लगा देख के। मैं खुद दिल्ली में कॉलेज जा चुकी हूँ। मुझे एक सेकंड के लिए ना एक दिल्ली की लड़की मेरे अंदर पहले आगे आ गई कि अगर मैं होती उस समय उस कॉलेज में और मेरे साथ, मैंने वो वीडियोस देखी थी जिस तरीके से घुस के मारा गया था, तो वो थोड़ा सा ना मेरे को लग गया कि यार ये मेरे साथ होता, मैं वहां पे होती तो मैं उसके लिए गई थी। ठीक है, चलिए आपने कहा, तो अब हम बात कर लेते हैं। चलिए, मेरे लिए भी एक असाइनमेंट में आपके सामने। अब आपकी क्या राय है? अब वो राय तो आप बता सकते हैं। जो है बस आपके लिए वो ठीक है। जो है, मैं कानून तो मैं कुछ कर नहीं सकती ना सर। जो कानून है वो ही फॉलो करने को रेडी हूँ। मेरे पास तो नॉलेज भी नहीं थी इतनी कि मैं सीए के अगेंस्ट जाऊं। ऑल अटेंशन हियर प्लीज नाउ। आप दोनों देखेंगे आपके बगल में एक एक प्लेकार्ड रखा हुआ है, देखेंगे आप, उसमें एक थम्स अप है और एक थम्स डाउन है। आप एक बार उठाकर दिखाइए। ये समाज के विमर्श, आपको जिसमें लगेगा ओके उसमें आप थम्स अप दिखाएंगे, वरना थम्स डाउन। अब ये रहे आपके सवाल रैपिड फायर का। ये दूसरा राउंड है। दूसरे राउंड में आप लोग कहां हैं? हाँ, बहुत जल्दी जल्दी देखिए जरा। पहला सवाल, क्या पिछले एक दशक में सिनेमा का स्तर गिरा है? 10 साल। बड़े कलाकारों को नेक्स्ट जल्दी से दिखाइए ना। आप सामने दिखाइए, मैं देख रहा हूं यहां से। बिल्कुल
क्योंकि इधर दिखाऊंगा कुछ और दिखेगा, उधर कुछ और दिखेगा। आप सामने दिखाइए, आपको हम कैप्चर कर रहे हैं दिखाते हुए। अगला, बड़े कलाकारों को नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट जल्दी जल्दी दिखाइए प्लीज। बड़े कलाकारों को सामाजिक मुद्दों पर बोलना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। आप नेक्स्ट, बस ये बॉलीवुड में धर्म जाति के आधार पर भेदभाव होता है। धनजादी के आधार पे आधा होता है। होता है। हाँ, नहीं। नेक्स्ट, क्विकली फ्लैश कीजिए, क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध रहने चाहिए? आई हैव नो से ओनली। हम लोग 15 तारीख को मैच खेल रहे हैं, क्या नो? पाकिस्तानी कलाकारों के साथ Out of my syllabus question. नेक्स्ट, आप सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं। हाउ डेयर यू। अगला दिखाइए, पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करना चाहिए। इसका यस नो जवाब नहीं है। अब ये अधिकार तो देंगे ना मुझे आप? असल में इसका ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अगर आप अधिकार लेंगे तो फिर हम कैसे नहीं देंगे? नहीं, इसका मैं यस नो में जवाब नहीं दूंगा। क्या ये नुआंस सवाल है? अभी का संदर्भ मुझे एक्सप्लेन करें सर आप। टेररिस्ट जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिस घुस तरह के मारा ना पहलगाम के बाद। ये रैपिड फायर में सर क्रॉस है ही नहीं है, उनकी मर्जी है, उन्होंने कहा कि इसमें मैं नहीं उठाऊंगा, नेक्स्ट पे चलना होगा। नेक्स्ट दिखाइए जरा। यहां अगला सवाल है, फिल्म इंडस्ट्री पर राजनीतिक दबाव होता है। ये भी आप मुझे फिल्म इंडस्ट्री डिफाइन कीजिए। फिल्म इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री है बहुत ही नहीं, एम्बिगुअस सा। किसी इंसान पे होता होगा, किसी पे नहीं होता होगा। अब मैं कैसे एक जवाब दे दूं सब? चलिए ठीक है, अगला नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्विकली फ्लैश कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कहने सुनने की क्रॉस की गुंजाइश ही नहीं है। या तो आप अपनी चॉइस बता रहे हैं या नहीं। अगला है, भारतीय समाज में नफरत बढ़ी है। कब से? चलिए इसमें 2014 डाल देता हूं। 2014 में बहुत इंटरेस्टेड है आप। क्या हो गया था 2014 में? आप भी 2014 से बहुत बचते हुए, लेकिन अब इसके लिए नहीं, इसके लिए गुंजाइश है नहीं इसमें, इसलिए नेक्स्ट पे आपको ले जाना पड़ेगा। इसमें आप जवाब दे रहे हैं नहीं। 2014 से अब तक नफरत बढ़ी है? हाँ या ना? उतनी है। मेरे को एक्चुअली लगता होती है सोशल मीडिया पहले उतना। चलिए नेक्स्ट, तो आप थम्स डाउन दिखाएंगे ना उसके लिए? हाँ, तो थम्स डाउन कर देते, मतलब मुझे लगता है। हाँ चलिए अगला दिखाइए। नेक्स्ट दिखाइए। इतनी ज्यादा है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सही है? मेरे को इसका लॉजिक ही समझ नहीं आया, मतलब मैं क्या ही। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। आप लोगों ने कहा उसको क्या? ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको आप नुआंस समझें या जैसा भी, लेकिन ये सामाजिक विमर्श है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये तो ऐसा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवाद की डेफिनेशन क्या होती है? आतंकवाद की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ या ना, या कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं। नहीं, ये नुआंस क्वेश्चन है। कोई जवाब नहीं। ठीक है, स्वागत है। अगला नहीं हो सकता। अगला क्विकली फ्लैश कीजिए, और ये लास्ट है। नाथूराम गोडसे को आतंकवादी माना जाए? नहीं, आतंकवादी नहीं। उन्होंने आतंकवाद नहीं है इसके अंदर, मतलब व्हाट आर दीस क्वेश्चन? आतंकवाद बड़ी अलग चीज है। ये अगर आपको लगा है कि आपके ज्यादातर रैपिड फायर जो आपका पसंदीदा राउंड होता है, उसमें से ज्यादातर के जवाब आपको मिले हैं, तो फिर महसूस होना चाहिए यहां पर भी और जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी। क्यों ओटीटी में ज़्यादा विमेन सेंट्रिक किरदार होते हैं, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में इतने कम हैं? पिछले अगर 50-60 साल में देखे जाएं और पिछले 10 साल के ओटीटी कंटेंट को देखा जाए, लॉट ऑफ विमेन सेंट्रिक ग्लोबल फिल्में आई हैं। ये क्यों हुआ है, मैं चाहता हूं आप इस पे बोलें। क्योंकि जो घर में किस चीज पे पैसा खर्च होना चाहिए, ये सिर्फ एक आदमी डिसाइड कर रहा है। तो उनका जो डिसीजन होता है ज्यादातर थिएटर में जाके, एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है थिएटर में जाना, तो वो ज्यादातर वो फिल्में होती हैं जो उनको सही लगती हैं, देखने लायक है, और जो औरतों की नुआंसेस और उनकी लाइफ के बारे में चीजें दिखाती है, वो ज्यादातर नहीं चॉइस होती एक घर के आदमी की कि देखने। ताली तो बजाओ। घर में तभी हमेशा से टीवी जो है घर में, जिसको फ्री मीडियम माना जाता है, वो औरतों से डोमिनेट होता है। घर में आप देखते रहो फ्री में, बट पैसे कौन किस चीज पे खर्च होंगे वो आदमी डिसाइड करता है। जब वो चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।